शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार त्यागी जी। शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर योगेश शर्मा बिजनौर रोड मेरठ से। तो शर्मा जी आपने बहुत सारी जो हरे चारे की वैरायटियों पे पहले से भी काम किया है और बहुत दिन से आप काम कर रहे हैं और एक से एक नई वैरायटी ऐसी निकाल के लाते हैं कि लोग उसे देखकर और अपने पशुओं को खिलाकर खुश हो जाते हैं। तो अब कुछ क्या नया आपने किया है जल्दी में? त्यागी जी, ये अभी तक हमें 7 साल हो गए हैं कल्टीवेशन करते हुए नेपियर का जी। और ये अभी तक की सबसे ज़्यादा ग्रोथ देने वाली वैरायटी है और सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्शन दे रही है। और ये 5G बुलेट सुपर नेपियर है। अच्छा। और अभी तक जितना भी उत्पादन लिया है तो लगभग जो 4G बुलेट सुपर नेपियर में जो उत्पादन आ रहा था तो वो पहली कटिंग में करीब 400 कुंटल तक आ रहा था, लेकिन इसमें पहली कटिंग में 600 साढ़े 600 कुंटल उत्पादन है। और 3 साल की अगर बात करें तो जो मुझे पीछे से आंकड़े मिले थे जी। जहाँ से मैंने ये लिया था, जिन्होंने ये डेवलप किया था, तो वो आंकड़े इस तरह से हैं कि करीब ये जो है 3 साल में 600 टन तक भी इसका उत्पादन चला जाएगा 1 एकड़ से। 1 एकड़ से। तो शर्मा जी आपने जो है ये कितनी जगह में लगाया हुआ, कितनी लैंड में लगाया हुआ है? ये वाली वैरायटी हमने 2 एकड़ में लगाई हुई है जी। इसी में से हम अपने पशुओं को भी खिला रहे हैं और अभी धीरे धीरे हम दूसरे खेतों में भी रिप्लेस कर रहे हैं इसे। अभी शर्मा जी क्या देखा गया है कि हमारे पशुओं के लिए बहुत सारे हरे चारे हैं। हम अगोला भी खवाते हैं, हम भूस भी खवाते हैं और अलग अलग तरह की चरी, बाजरा, ज्वार वगैरह बहुत कुछ खिलाते हैं। लेकिन देखा गया है कि वो चारे जो है पशु के सही जो है डाइजेस्ट नहीं होते और वो कच्चा ही ऐसे ही निकल जाता है और उसका कोई फायदा नहीं होता है। क्या कुछ इसमें क्या है डाइजेशन के मामले में? दरअसल त्यागी जी, जैसे ताइवान जायंट किंग ग्रास वगैरह की या 4G बुलेट सुपर नेपियर में जो प्रॉपर्टीज़ तो लगभग सेम है जी। और जो TDN वैल्यू है वो TDN वैल्यू भी इसकी 85% प्लस है। अच्छा। तो मतलब 85% तक ये कंज्यूम हो जाता है, उससे ऊपर ये गोबर में निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, अभी जो सेक्टर है ये वाला नेपियर वाला जी। ये मल्टीपर्पज़ हो गया है कि इससे बायोकोल भी बन सकता है, बायो CNG भी बन सकती है, चारा तो विकल्प है ही। तो इसे जो है लगाने का और उत्पादन लेने का ज़्यादातर वैज्ञानिक या किसान भी या कंपनियां ऐसी वैरायटी के ऊपर फोकस कर रही हैं जो वैरायटी ज़्यादा उत्पादन दे। अभी आपने एक चीज़ कही शर्मा जी कि बायोकोल, बायो CNG, थोड़ा सा जो मेरा भोला भाला किसान है उसे डिफाइन करके बताओ कि ये बायोकोल क्या है और बायो CNG क्या है? बायोकोल और बायो CNG वो है जो नेचुरल रूप से जो हमें जो भी एग्रो वेस्ट हमारे पास है, जैसे पराली है या हमारे पास में और किसी फसल की वेस्टेज, फसल का कोई वेस्टेज है, गन्ने की वेस्टेज है, किसी चीज़ या अरहर की वेस्टेज होती है बहुत ज़्यादा, तो उस या सरसों की वेस्टेज है, बिल्कुल बिल्कुल, उस वेस्टेज को प्रोसेस करके उससे हम CNG बना सकते हैं और किसान को भी उससे अच्छा खासा फ़ायदा होगा और सरकार को भी फ़ायदा होगा, कंपनी को भी फ़ायदा होगा। सीधा सीधा जो करेंसी जो भी फंड हमारा जो बाहर गल्फ कंट्रीज़ में जो जा रहा है ना ईंधन खरीदने के लिए, बिल्कुल वो हमारे किसानों की जेब में। हाँ, मतलब कुल मिला के ये है कि ये जो चारा है इससे जो है हम पैलेट बना सकते हैं और पैलेट बना के जो है जितनी भी जलाने वाली कंपनियां हैं जिनमें कुछ ईंधन जलाया जाता है, NTPC है, उनमें जो है इसे दिया जा सकता है। तो इसलिए जो है इसकी आगे मांग की गुंजाइश है और किसान जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा। अभी पिछले हफ्ते भी यूपी गवर्नमेंट ने 70 बायो CNG के प्लांट पास किए हैं। अच्छा। एक तो मेरा जो है अभी यहाँ धनौरा पास में ही है, बिजनौर के पास में धनौरा है, वहीं जा रहा है और वहीं वो जो है अभी वो कंपनी लगनी शुरू हो गई है और वो 250 एकड़ में उसने कल्टीवेशन करना शुरू किया है इसका। अच्छा, अभी कल्टीवेशन शुरू कर दिया और वहाँ से जा रहा है। और जो मुझे अभी जो पिछले हफ्ते जो जानकारी मिली थी तो करीब 70 प्लांट अप्रूव हुए हैं यूपी में। अच्छा अच्छा, जो कि तहसील वाइज लगने हैं। अच्छा, तो शर्मा जी उसका जैसे मान लिया वो लग रहे हैं तो उनका प्रोसीजर क्या रहेगा? ये किसान कैसे उन्हें देगा, कंपनी को देगा या क्या है बीच में? बाय बैक का किसान से एग्रीमेंट करेंगे। जैसे आप ऐसे बाय बैक ऐसे मान लो जैसे शुगर मिल गन्ने के बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल बिल्कुल उस तरह से बॉन्ड बनाएगा और जितना उसको अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए चाहिए वो उतने एरिया में उतने किसानों से वो बाय बैक का एग्रीमेंट करेगा कि भाई आप लगाओ बीज, वो कंपनी उसको प्रोवाइड कराएगी
किसान लगाएगा, अगर किसी किसान के पास पहले से लगा हुआ है तो कंपनी उससे खरीद सकती है बीज, जैसे गन्ने में भी ऐसा ही होता हाँ है। हाँ, वो उससे खरीद के आगे देते हैं, उससे अपने खरीद के किसानों वो को। आगे दे देती हैं। जी, जी। और किसान का जब पेमेंट होता है तो उससे जो भी बीज का नॉमिनल सा चार्ज है वो उससे काट लेते हैं। तो शर्मा जी, इसका जो बिजाई का टाइम है, बोने का टाइम है, वो कौन सा सबसे अच्छा है? क्या कि इसका जो बोने का टाइम है वो 15 फरवरी से लेकर 15 नवंबर तक ही है। वैसे तो पूरे साल बो सकते हैं इसको। और किसानों को इस वैरायटी में एक और ख़ास बात है, इस वैरायटी को गन्ने की तरह भी वो बो सकता है कि दो 3 आँख की कलम काट के और टीलर से खोड़ बना के, मतलब हल्के हल्के से निशान बना के उसमें वो डाल दे और हल्की सी मिट्टी कर दे उसके ऊपर और ऐसे ही पानी लगा दे। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अगर वो कूड़ी का खाद लगा रहा है या उसके एरिया में अगर दीमक है उसकी खेती में, तो वो क्लोरोपाइरीफॉस वगैरह या कोई भी इंसेक्टिसाइड, हाँ, कुछ ऐसा दीमक की रोकथाम के लिए कुछ डालें। रोकथाम के लिए उसमें लगा दे, नहीं तो वो दीमक उन्हें कलमों को खा जाती है। अच्छा, एक किसान थोड़े से गलती ये करते हैं कलम लगाने में, हमेशा हम लोग लेबर से यही बोलते हैं कि कलम का ऊपर का हिस्सा थोड़ा लंबा काटा जाए, नीचे का छोटा, तो वो कलम सीधी लगे, वो छोटा वाला हिस्सा ज़मीन में जाएगा और आँख करीब आधा इंची ज़मीन में चली जाएगी। बिल्कुल। लेकिन कई बार किसान क्या करता है कि वो कलम उल्टी लगा देता है। हाँ, उल्टी लगा देगा, वो सूख जाएगी धूप में, तो वो जर्मिनेट। हाँ, बहुत से किसान कहते हैं कि हमने लगाई थी, हुई नहीं, या सूख गई, या बहुत सारी समस्याएं। तो कहीं ना कहीं वो कभी किसी का तो दीमक से हो गया, या लेबर ने उल्टा लगा दिया, या वो बहुत ज्यादा नीचे दाब दिया, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं। अब बात आती है कि मतलब अगर किसान लगाए अपने लिए, तो वो कितनी लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखे, और अगर कंपनी लगाए, कंपनी लगाती है क्योंकि उन्हें उत्पादन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो दोनों जो नाप हैं लाइन से लाइन की और पौधे से पौधे की, वो कितनी रखी जाए? पौधे से पौधा अगर किसान को अगर लगाना है तो किसान जो है उसे करीब 1.5 फीट पे उसको लगा सकता है। अच्छा। अगर उसे भरपूर बढ़िया उत्पादन लेना है, पहले जैसे पुराने टाइम में अब ज़्यादातर लोग बोलते थे कि 2 फीट पे लगा लो, 2.5 फीट पे लगा लो, तो ज़्यादा गैप पे लगाने से उसमें जो है शुरू में उसका उत्पादन काफ़ी कम आता है। और दूसरा, जितना ज़्यादा गैप होगा तो उतना ज़्यादा तने की मोटाई ज़्यादा होगी। अच्छा। तो उतनी ज़्यादा मोटाई का हमें कुछ नहीं करना, कोई हमें गलोड़ नहीं चाहिए, नहीं तो उसे पशु छोड़ता है। तो हमें जो है ना, कम स्पेस हमारा ख़राब हो और हमें ज़्यादा उत्पादन आ जाए, तो हम लाइन से लाइन तो 2.5 फीट रख सकते हैं, लेकिन पौधे से पौधा ज़्यादा से ज़्यादा हम 1.5 फीट तक। 1.5 फीट। और लेकिन यदि अब कंपनियां लगा रही हैं तो कंपनियों को हम लोग भी सजेस्ट कर रहे हैं, या उन्हें जहाँ से भी जानकारी मिल रही है, तो वो लाइन से लाइन वो 5 फीट पर लगा रहे हैं। अच्छा। और पौधे से पौधा वो 9 इंची पे लगा रहे हैं। अच्छा, 9 इंची पे लगा रहे हैं। 9 इंची पे लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हार्वेस्टर से कटिंग करनी है। बिल्कुल। तो हार्वेस्टर से जब कटिंग करेंगे तो एक बेसिक सी चीज़ आपने भी देखी होगी, हम जैसे चारा काटने की मशीन में चारा लगाते हैं तो उसमें जो आवाज़ है ना वो बराबर लगनी चाहिए, जब मूठा बोलते हैं कुछ। जी जी जी। तो वो बराबर लगना चाहिए, अगर कम ज़्यादा करेंगे तो उसे मशीन में मेंटेनेंस बढ़ता है, उसमें दिक्कत आती है। तो जैसे हार्वेस्टर चलता है तो उस हार्वेस्टर के मुंह में लगातार फीड आना चाहिए, उसमें बीच बीच में गैप नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसमें वो झटका लेगा, बार बार फ्री होगा, बार बार। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है विधाता के हार्वेस्टर जो है, जैसे आगे तो 9 इंची पे एक के बाद आया, दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे आता जाएगा। अच्छा। अगर बहुत ज्यादा जगह है हाँ। तो यहाँ से उस पर लोड पड़ा, फिर खाली चला, फिर झटका लगा। मजे की बात, हाँ, जो जैसे 1.5 फीट पे या 1.5 बाई 2.5 पे किसान जो लगा रहा है, तो मान लो 10-11 हज़ार कलम वो 1 एकड़ में लगा रहा है। लेकिन अगर कंपनी 5 फीट बाई 9 इंची पे जब लगा रही है ना, तो उसमें 15,000 कलम लग रही है। 15,000 लगेंगे, क्योंकि वो फिर पौधे से पौधे की दूरी का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। और बीच का स्पेस इसलिए खाली छोड़ेंगे कि बीच का स्पेस खाली छोड़ने से जो ट्रैक्टर के पहिए, हाँ, जो हार्वेस्टर के पहिए हैं वो निकलेंगे तो खुदेंगे नहीं, खराब ना हो। जी जी। तो शर्मा जी, इसमें जो पानी लगाया जाता है, जो इसकी सिंचाई की जाती है, वो कैसे कैसे होती है? पानी की सिंचाई तो नॉर्मली होगी। शुरू में जब हम कल्टीवेशन करेंगे तो कल्टीवेशन करने के बाद पहला पानी तो हम हथवाती दे देंगे एकदम से। हाँ, तभी। और उसके बाद में शुरू में 2-3 पानी हमें जल्दी जल्दी देंगे, पपड़ी आने से पहले। कितने दिन के अंतराल पे? करीब 4-4, 5-5 दिन में। अच्छा। गर्मी के टाइम में। बरसात में लगा रहे हैं तो बरसात में उतनी कोई हाँ, नमी रहती नहीं है, होती, बिल्कुल है ना। जाड़ों में लगा रहे हैं तो जाड़ों में भी हफ्ते 10 दिन में भी लगा देगा तो कोई दिक्कत नहीं है पानी। अच्छा, और एक मैं किसानों को अपनी तरफ से एक और सजेशन देना चाहूँगा जी, कि किसान इसको जो लगाएं वो इसे इस हिसाब से ये सोचकर लगाएं कि वो इससे अपने चारे की समस्या भी ख़त्म करें, और इसे जो है वो जो कंपनियां लग रही हैं तो उन्हें सीड वगैरह भी सप्लाई करें इसका। अच्छा, तो हाँ, मतलब एक चीज से नहीं, वो कई जगह से इससे आमदनी हो सकती है। भाई सीड भी वो लगा के इसका बीज भी बेच सकते हैं, भी बेचें इसका।
तो जो भी उसकी अपने एरिया की जो भी ज़रूरत है उस ज़रूरत को वो लोग पूरा करें। तो शर्मा जी, इसकी जो कटाई है, जो हार्वेस्टिंग है, वो साल में कितनी बार हो जाती है? इसकी हार्वेस्टिंग त्यागी जी, जो कंपनी को जो ज़रूरत है, तो कंपनियां तो साल में जो है 4 बार इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं जी। लेकिन किसान इसकी आराम से 5 बार हार्वेस्टिंग कर सकता है हमारे एरिया में। और जैसे मिडिल इंडिया की बात करें या साउथ इंडिया वगैरह की, तो साल में 6 बार वो आराम से कटिंग कर सकता है इसकी। वहाँ में और यहाँ में ये क्या बात हुई कि हम 5 बार काटेंगे और वो 6 बार 7 बार लेंगे? अंतर ये है कि हमारे यहाँ जो जाड़ों में जो टेम्परेचर है वो 2 महीने 14 डिग्री से नीचे रहता है। अच्छा। इसको लगभग मिनिमम इसको 12 डिग्री तो टेम्परेचर चाहिए। वैसे 14 डिग्री पे ये बढ़िया, तो मतलब थोड़ा सर्दी में इसकी जो बढ़वार है वो कम हो जाती है। ठीक। मिडिल इंडिया में या उधर जो है उतनी ठंड नहीं पड़ती है, तो वहाँ जो है पूरे साल सेम ग्रोथ चलता रहता है। सेम ग्रोथ। तो शर्मा जी, जो भी किसान भाई मेरे देख रहे हैं इसे 5G बुलेट सुपर नेपियर को, वो अगर इसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहें और जो है लगाने की क्या प्रक्रिया है, या अगर उन्हें बीज की ज़रूरत पड़े तो वो कहाँ कांटेक्ट करें, कैसे करें? क्या आप भी बीज देते हैं? त्यागी जी, शुरू से ही मैं तो पिछले 6-7 साल से जब से कल्टीवेशन कर रहा हूँ तो बीज तो मैं प्रोवाइड कराता ही हूँ जी। और नई नई वैरायटियों को ढूंढ कर लाने का मकसद भी ये रहता है, चूँकि हमारा गवर्नमेंट सप्लाई का या जो इस तरह का जो CBG प्लांट वगैरह लग रहे हैं तो उस तरह की सप्लाई का भी हमारा काम है। अच्छा, मतलब जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट सप्लाई का, तो गवर्नमेंट कहाँ की गवर्नमेंट को आपने ये दिया? कहीं भी वो जेएम के थ्रू जो है जहाँ से भी ऑर्डर आता है तो वहाँ हम सप्लाई करते हैं। अच्छा, सप्लाई देते हैं बीज की? हाँ, बीज की जी। तो अभी जो है ना, जैसे HPCL, इंडियन ऑयल वगैरह भी अपने प्लांट्स स्टेबल कर रहे हैं, या फिर जो है अभी बड़ी कंपनियां भी इसमें आ रही हैं। तो धीरे धीरे अभी कहीं से भी स्टार्टिंग करने के लिए या कुछ करने के लिए तो कलम की तो भरपूर ज़रूरत पड़ेगी। तो और मैं नहीं समझता कि मुझ जैसे छोटे छोटे लोग उतनी ज़्यादा पूर्ति कर सकते हैं। तो किसानों को भी ये चाहिए कि कम से कम एक अपने यहाँ एक ग्रुप सा बना के, और जो भी उनके यहाँ कंपनी वगैरह अगर उस तरह से अगर लग रही है तो वो कंपनी को सामने से जाके प्रपोज करें कि वो उनसे बीज लेकर और उनके साथी किसानों को बेच दे। हाँ, मतलब एक ग्रुप में काम करें हम, किस कंपनी के साथ मिलके, हाँ, और ये जो है वहाँ कंपनी में सप्लाई कर दें। एक को जानकारी है तो वो दूसरे की भी सपोर्ट करे, तो उस तरह से जो है वो हम ग्रुप फार्मिंग को भी कर सकते हैं। जी। तो साथियों, शर्मा जी ने एक इतना अच्छा मौका और एक ऐसी चीज़ मुहैया कराई कि जिससे कि हम अपने पशुओं को चारा भी खिला सकते हैं, उससे हम जो है और बहुत सारे प्रोडक्ट बना के और आगे सप्लाई कर सकते हैं। जो भी कंपनी आ रही हैं या बायोकोल या बायो CNG बनाने के क्षेत्र में, उन्हें भी दे सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।